नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है, लेकिन इस इलाके बीकेसी में आप देखें 238 AQI लेवल है, यानी खराब श्रेणी में है। तो मुंबई के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त हुआ, कई अहम फैसले आए हैं, बताएंगे आपको आगे। लेकिन शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली जैसे ही हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के ही हैं। प्रशासनिक लापरवाही दिखती है, जमीन पर पाबंदी है कंस्ट्रक्शन के कामों पर, लेकिन एनडीटीवी के कैमरे ने नोएडा में कंस्ट्रक्शन के काम को होते हुए पकड़ा। तो जमीन पर काम तो हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही जो है, पाबंदी का बेअसर होना, वो भी बड़ी बात है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की। ये अभी कितने लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? 10-15 आदमी हैं। बस? और दिन ज्यादा रहते थे? नहीं, ये बस यही चलता है कब 10-15 आदमी। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है, बिल्डिंग का। अभी कितना आदमी काम कर रहा होगा? 10-12 आदमी। नोएडा फेज 2 का सेक्टर 83 निर्माण कार्य पर पाबंदी पर यहाँ बेअसर। इंडस्ट्रियल इलाका है, लेकिन मनाही के बावजूद एक फैक्ट्री में मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हैं। नोएडा फेज 2 के सेक्टर 83A में हम हैं और यहाँ पर आप देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी सीधे तौर पर मनाही है। बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चलने की बात आई तो सीढ़ियों से 5वीं मंजिल पर जा पहुंचे। कैमरा माइक देखते ही मिस्त्री काम छोड़कर उतर आया। शायद नीचे से फोन भी पहले आ गया हो। गलती का एहसास हुआ और कैमरे पर मान भी गया। मुनीष साहब ऊपर काम कर रहे थे, हमको देखते ही नीचे आ गए, क्यों? नहीं, टाइम हो गया खाना खाना खाने का। आज काम सुबह से ही चल रहा है? सुबह से चला रहा है 10 बजे से। तो लग रहा है कुछ गलत हो गया कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि गलत नहीं है, सब ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन करना हर जगह में मना किए तो गलत है। गलत है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। हमारा क्या गलत है सर? हमारा पेट के लिए आया और 10 कमाने के लिए। कंपनी वाला जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक नहीं सिमटी। पाबंदी के बाद भी स्टोन क्रशर चालू है। नोएडा के डूब क्षेत्र में चलने वाले स्टोन क्रशर को कायदे से बंद होना चाहिए, लेकिन आवाज पर प्रशासन जरा गौर फरमाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी का छिड़काव चल रहा है। पहले ड्राइवर ने कहा 2-3 महीने से छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन सवाल के जरिए घेरा तो पता चला कल से ही काम पर है। पानी का छिड़काव जो कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लगभग हो गए 2-3 महीने तो ऊपर हो गए। लोग तो कह रहे हैं कि कल परसों शुरू किया है। हाँ, मतलब कल परसों तो बाहर किया था चालू, पहले कहीं अंदर चल रहा था। अच्छा, हाँ। कल परसों शुरू किया है, कल से शुरू किया है। हाँ हाँ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों ने प्रदूषण पर प्रशासन की अनदेखी के बाद रविवार को प्रदर्शन तक किया, तब जाकर टैंकर पहुंचा। अच्छा, ये पानी का टैंकर कब से दिखना शुरू हुआ, ये जो छिड़काव कर रहे हैं रोड पे? सर, ये बरसाती मेढक है। अभी देख रहा हूँ कि आप लोग आए हैं तो ये भी आ गया है। पता नहीं को कैसे पता चल जाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति चौक पे हमने प्रदर्शन किया, और वो प्रदर्शन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो दमघोटू और प्राणघातक जो वायु का प्रदूषण हो रहा है, इसके ऊपर हमें नहीं लगता कि कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब रुख किया गाजियाबाद का। इंदिरापुरम में स्कूल की बसें दौड़ रही है और जहरीली हवा में बच्चे स्कूल से घर लौट रहे हैं। इस स्कूल में है और अभी तक छुट्टी नहीं हुई है गाजियाबाद में। केवी में है। हाँ? केवी में केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में? हाँ। छुट्टी की कोई घोषणा नहीं हुई? अभी नहीं हुई। कोई सूचना नहीं आई आपको? नहीं। ये धूल गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की है और प्रशासन की मुस्तैदी का नमूना देखिए। यहाँ धूल ही नहीं, कचरे से निकलता धुआं भी है। ये सब भी छोड़िए, निर्माण का काम भी जोरों पर। जब प्रशासन अलर्ट न हो तो बानगी आपके सामने। काम जो बंद होना चाहिए चालू है। ये काम अभी तक तो बंद होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाला काम या ये सब वाला काम। पता है आपको? मुझे नहीं पता था। पता होता तो फिर मैं आपको बताता। लापरवाही इसलिए कि प्रशासन मुस्तैद नहीं। कागज पर बनने वाले फरमान पर जमीन पर कोई अमल नहीं, तो इस दमघोटू हवा में घुटते जाइए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ गाजियाबाद से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
और मुंबई में प्रदूषण स्तर को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम आदेश सुनाया कि 3 घंटे के लिए ही पटाखे जलाने की इजाजत होगी, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। इसी के साथ सवाल पूछा कि अगर निर्माण कार्य पर थोड़े समय के लिए रोक लगा दी गई तो क्या आसमान टूट पड़ेगा। इसी के साथ ही मलबा ढोने वाली गाड़ियों को 4 दिनों के लिए उस पर रोक लगा दी गई है और AQI लेवल में सुधार नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक लगाई जा सकती है। इधर जमीन पर BMC की एंटी पोल्यूशन स्क्वाड टीम क्या काम कर रही है, लोगों की सेहत को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से क्या है नई एडवाइजरी जो सामने आई है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। BMC का एंटी पोल्यूशन स्क्वाड वायु प्रदूषण पर लगाम के लिए मुंबई के हर वार्ड में तैनात है। ऐसी मशीनें सड़कों पर दौड़ रही हैं, पर क्या ये असरदार हैं? जो तस्वीरें आप दिल्ली में देखा करते थे एंटी स्मोक गन मशीन और स्प्रिंकलर्स का, अब आपको मुंबई की सड़कों पर भी ये नजर आ जाएंगी। G नॉर्थ वार्ड की ये तस्वीरें हैं जहां पर ऐसे स्प्रिंकलर्स को मुंबई की सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, खासतौर से उन हिस्सों में जहां AQI लेवल खराब है। 815 कंस्ट्रक्शन साइट्स का BMC के एंटी पोल्यूशन स्क्वाड ने अब तक निरीक्षण किया है और इनमें से 461 को नोटिस दिया गया है। क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है सर आप लोगों पर? तो वही जो कंस्ट्रक्शन साइट ज़्यादा है तो वहाँ पर वो जो डस्ट उठती है तो वो लोग को भी हम लोग ने नोटिस इशू किया है कि तुम्हारा एरिया जो भी है 50 मीटर लेफ्ट साइड 50 मीटर राइट साइड का सराउंडिंग्स वो क्लीन रखो, डस्ट का प्रमाण ज़्यादा होना नहीं चाहिए, पर्दे लगाओ और आपके वहाँ पर ही मतलब आप अपने हिसाब से ही ऐसा स्प्रिंकल कराओ वाटर का भी, ऐसा उनको भी बोले। तो कितने नोटिस आपके वार्ड में अभी तक बात दिए हैं सर, कितने लोगों को नोटिस गए हैं? 12 साइड डाली है। 12 साइड में हो गए। उसमें कितने प्राइवेट साइट्स और कितने सरकारी? टोटल प्राइवेट ही रहते हैं, प्राइवेट ही है। इधर प्रदूषण के मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच केवल 3 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। निर्माण कार्य का मलबा ढोने वाली गाड़ियों पर 4 दिन की रोक लगा दी गई है। AQI में सुधार नहीं हुआ तो आगे निर्माण कार्य रोकने पर भी फैसला लिया जा सकता है। अदालत ने राज्य सरकार, नगर निगम प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकारा और पूछा कि क्या सारे नियम कायदे सिर्फ कागजों पर ही हैं? क्या सीधी कार्रवाई करना जरूरी नहीं? प्रशासन से पूछा कि नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा। कहा कि किसी भी चूक के लिए वार्ड अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी नगर निगम आयुक्त न केवल उठाए जाने वाले कदमों की निगरानी करेंगे बल्कि गलती करने वाले अधिकारियों की पहचान भी करेंगे। विपक्ष को भी मौका मिला। आबो हवा खराब होने पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने ट्रिपल इंजन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। काफी चिंताजनक है और मैं काफी गंभीर हूँ इस मामले को लेकर कि शहरों में लगातार प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है। एक दूरी के बाद हम मुंबई और पुणे में इमारतों को नहीं देख पाते हैं। मैं किसी भी प्रकार विकास की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह विकास हो रहा है इसके लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके होने चाहिए। एक अनुमान के अनुसार मुंबई में प्रदूषण की वजह से 78% परिवारों का कोई न कोई एक सदस्य बीमार है। मध्यम से खराब श्रेणी में बने हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें प्रदूषण से 17 शहरों की हालत खराब बताई गई है। सुबह शाम की सैर जैसी सामान्य बाहरी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया गया है। साथ ही सरकार ने N95 फेस मास्क के उपयोग की सलाह भी दी है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। हरियाणा के जिंद से 60 स्कूली छात्राओं का प्रिंसिपल द्वारा यौन शोषण का मामला गंभीर सवाल उठा रहा है। पहले इनकी शिकायत अनसुनी की गई, फिर धमकी दी गई कि इन्हें फेल कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में एक महिला शिक्षक की भूमिका को लेकर जांच हो रही है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस के ढीले रवैये को लेकर फटकार लगाई है। कहां तक ये जांच पहुंची है, क्या है पूरा मामला, मोहम्मद गजाली की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जींद जिले के एक सरकारी स्कूल के इस प्राध्यापक पर 60 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है। आखिरकार अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। आज हमने जो आरोपी है करतार सिंह, इनको हमने गिरफ्तार किया है। हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस थी। इनके SIT ने इनकी गहनता से पूछताछ की है और पूछताछ में ये कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए और जो क्रेडिबल एविडेंसेस अभी तक इन्वेस्टिगेशन के पास आए थे उसके बेसिस पे इनको गिरफ्तार किया है। नाबालिग छात्राओं ने मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 5 पेज की एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी थी। इसे हरियाणा के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और महिला आयोग को भी भेजा।
उन्होंने प्रिंसिपल के कथित यौन हमलों का जिक्र किया और बताया कि वो उन्हें फेल करने की धमकी देते थे। प्रिंसिपल के अलावा एक महिला शिक्षक की भूमिका की भी जांच हो रही है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस को उसके ढीले ढाले रवैये पर फटकार लगाई है और उनकी वो 31/8 वाली लिखी हुई हमको 12/9 को आती है। दैट मीन्स 31/8 से 12/9 तक, यानी 12-13 दिन 14 दिन भी उन्होंने मन पक्का किया कि नहीं हम महिला आयोग को भेज देते हैं। और महिला आयोग ने 12/9 को हमारे पास आए, हमने 13 की उनको डायरी दी है, हमारे पास लिखित डायरी का सबूत है, और 14 को हमने पुलिस को भेज दिया। 14/9 से लेकर 29/10 तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा 29/10 को दोबारा बच्चियों के कॉल आने पर हमने एसपी को कॉल किया तो कार्रवाई हुई, तब कहीं जाके उसको FIR दर्ज करते हैं। आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना से पूरा राज्य सदमे में है, जहां से 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम शुरू हुई थी। जींद से दिलबाग अहलावत के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। बेंगलुरु के सनसनीखेज प्रतिमा हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पकड़े गए आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि हत्याकांड सामने आने के बाद जो पहला शक है वो खनन माफिया पर गया था। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। खनन विभाग में उप निदेशक 45 साल की प्रतिमा की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके ड्राइवर किरण को गिरफ्तार किया है, जिसे प्रतिमा ने 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था। हमें एक क्लू कहीं पे मिला था कि एक ड्राइवर जो उनको छोड़ के 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो छोड़ के गया था ड्राइवर, उनको भी हमें पूछताछ करना था। फिर उनके ऊपर सस्पिशन आके देन वी फॉर्म्ड अ टीम। हमारे इंस्पेक्टर केएस देव और जगदीश का जो टीम था, उन्होंने इस पर्टिकुलर पर्सन को चामराजनगर में मले महादेश्वर बेट्टा जो है वहाँ पे हिल जो है वहाँ पे उसने सिक्योर किए जाने पर उसने खुद कबूल किया था कि उसने ये काम किया है। आरोपी किरण 8 वर्षों से खनन विभाग के लिए काम कर रहा था। प्रतिमा को पता चला कि खनन से जुड़े लोगों को किरण प्रतिमा की लोकेशन के बारे में और दूसरी जानकारियां देता है। प्रतिमा ने उसे नौकरी से हटा दिया, जिससे वो गुस्से में था। हत्या से पहले किरण ने नौकरी पर वापस लेने की गुहार प्रतिमा से लगाई। जब वो नहीं मानी तो उसने प्रतिमा की हत्या कर दी। अकेले किया था, जो घर गया था, जब घर गया फिर उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर रिक्वेस्ट करने के बाद जब नहीं माना तो उनका ही वेल यूज करके ही ट्राइड टू स्ट्रैंगुलेट। फिर घर पे जो चाकू पड़ा हुआ था उसी चाकू को लेकर उसने नेक को ये किया। घर में मौजूद कीमती सामानों की लूटपाट नहीं हुई थी और न ही हत्या के वक्त पड़ोसियों ने शोरगुल सुना था। पहली नजर में पुलिस को ये जाती दुश्मनी का मामला लगा। ऐसे में पुलिस को आरोपी किरण तक पहुंचने में वक्त नहीं लगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। गाजा में जारी भारी लड़ाई के बीच एक महिला को अपनी चिड़ियों की फिक्र हुई और उसे लेने के लिए वो उत्तरी गाजा पहुंच गई। भारी युद्ध के बीच से ये रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। गाजा में जहां लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है, वहीं फिलिस्तीनी महिला फाखेर ताज शकैर ने अपनी चिड़ियों की जान की परवाह की। इजराइल की सेना का निर्देश मानते हुए शकैर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा चल पड़ी थीं। फिर इनको याद आया कि इनकी चिड़ियां घर पर ही छूट गई हैं। शकैर वापस उत्तरी गाजा के अपने घर गईं और अपनी चिड़ियों को ले आईं। अब शकैर के साथ उनकी चिड़ियां भी दक्षिणी गाजा के खान यूनुस के अल नासिर अस्पताल में शरणार्थी बनकर रह रही हैं। मैं आधे रास्ते पहुंच गई थी जब मुझे अपनी चिड़ियों की याद आई। मैं उनको लेने वापस गई। मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। अब ये यहाँ मेरे साथ रह रही हैं। युद्ध और भयंकर मानवीय त्रासदी के बीच अपनी चिड़ियों से प्रेम की ये साहसिक दास्तान है। खासकर तब जब इजराइल की सेना ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। गाजा शहर को पूरी तरह से अपनी घेरेबंदी में लेकर बड़ा ऑपरेशन चला रही है। आज IDF के गोलानी यूनिट ने गाजा सिटी को घेर लिया है। वो गाजा सिटी के दक्षिण में समुद्र तट तक पहुंच गए हैं। आज उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा 2 अलग हिस्से हैं।
इजराइल ने बार बार कहा है कि उत्तरी गाजा के लोग दक्षिणी गाजा चले जाएं। 11 लाख की आबादी में से अधिकतर दक्षिणी गाजा चले भी गए हैं, लेकिन 2.5-3 लाख लोग अब भी उत्तरी गाजा में हैं। इजराइल का दावा है कि हमास ने इनको मानवीय ढाल बना रखा है और वह उनको छुड़ाने के लिए भी हमले कर रही है। लेकिन इस युद्ध में जिस तरह करीब 15 लाख लोग गाजा के भीतर ही अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए हैं, वह काफी तकलीफदेह है। बहुतों को तो शरणार्थी शिविरों में भी जगह नहीं मिली है, वे सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये खबर जम्मू कश्मीर से, जहां दिवाली से पहले कुम्हार बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर उन्हें दियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। श्रीनगर के निशात में रहने वाले मोहम्मद उमर को पिछले साल के मुकाबले इस साल बड़ा ऑर्डर मिला है। उनका कहना है कि पहले लोगों को पता ही नहीं था यहाँ दिए बनाए जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने ये डाला और खूब ऑर्डर मिलने लगे। धार्मिक सद्भावना का उदाहरण देते हुए उमर ने कहा कि जैसे हमारी ईदी होती है तो हिंदू भाई बहन उससे जुड़े सामान बनाते हैं, इसी तरह दिवाली पर हम दिए बनाते हैं। हम दोनों के रोजगार इन त्योहारों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी ईद होती है, हम कपड़े खरीदते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, वो तो हिंदू ही बनाते हैं ना, वो हम खरीदते हैं। हम मुस्लिम हैं, हम उनके लिए दिए बनाते हैं, वो हमारा उनका भी रोज़गार होता है, हमारा भी रोज़गार होता है। और जब ईद होती है हम उनसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनका रोज़गार चलता है। जब उनकी दिवाली होती है हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा रोज़गार बनता है। ऐसे ही चलता है।